बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8 10 क्लास मैथ का हमने क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। वेदर द ट्राइंगल विथ साइड्स 4 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इज एक्यूट एक्ट्यूज और राइट एंगल। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 किया था, सेम उसी का ये कॉपी है। फिर से हमारे पास 3 साइड्स की एंगल्स बताए गए हैं। ये नहीं बताया गया है कि कौन से साइड का कितना सेंटीमीटर है, सिर्फ हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं। तो इससे हमें क्या अंदाजा हो कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की 3 साइड्स होते हैं, 3 साइड्स के हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं। हमने ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो हमारे पास एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है और राइट एंगल ट्राइंगल है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगर दोनों साइड्स बराबर आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो हमें एक बात मालूम है कि अगर दोनों साइड्स बराबर आए तो क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। अगर दोनों साइड्स बराबर नहीं आया तब क्या होगा, इस क्वेश्चन में सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहां पर देखें, मैं क्या लिखता हूं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई है क्वेश्चन में। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि इन 3 वैल्यूज को हमारे पास ये नहीं बताया गया है कि ये वैल्यूज किसकी हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने आप से इनको नाम देंगे। लेट ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी को मैंने नाम दिया 7 सेंटीमीटर और सी को मैंने नाम दिया 8 सेंटीमीटर। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। क्या है, पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे। इसको फिर से एक दफा ट्राइंगल की मदद से समझ लेते हैं, रफ वर्क में चलते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, 90 डिग्रीज हो गया। यहां पर हमारे पास क्या है, थीटा। थीटा मतलब जहां पर एंगल मालूम नहीं उसे क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। थीटा के सामने वाले हिस्से को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हम बेस कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले हिस्से को हम हाइपोटेनस कहते हैं। ये बातें आपको समझ आ गई, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास ए बी सी, इन तीनों कोनों को हम नाम देंगे। इसको मैं क्या नाम देता हूं, ए का, इसको हम नाम देंगे बी का और इसको हमने नाम देना है सी का। ए हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर है, बी हमारे पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है और सी हमारे पास क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप बेस को भी पहले लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों आपस में ऐड होंगे। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, सी है, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए है, ए का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास क्या है, इसको हमने बी का नाम दिया, बी का स्क्वायर। इस तमाम को हम क्या करेंगे, केस 1 का नाम दिया, ठीक है। यहां पर आप इसको हेडिंग दे दे, केस 1 के पहले जब हमने इसको सोल्व किया यहां पर आप हेडिंग दे केस 1 का, ठीक है। तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। अब देखें हमारे पास केस 1 में सी हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। यहां पर हम 8 का सी की जगह 8 लिख लेंगे। ए हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर, ए की जगह हम 4 लिख लेंगे प्लस बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर लिख लेंगे। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जार क्या होता है, 64। यहां पर हम 64 लिख लेंगे। 4 4 जार 16 प्लस 7 का स्क्वायर 7 7 जार 49। अब इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं, 64 प्लस, अब यहां पर देखें 16 प्लस 49 कितने होते हैं, 65। अब 64 इज इक्वल टू 65 कि 64 बराबर है 65 के, बिल्कुल भी नहीं बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू के निशान को यूं क्रॉस लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 64 इज अनइक्वल टू, पहले क्या था, इक्वल टू था, अब कि 64 बराबर नहीं है 65 के, ठीक है। हमारे पास केस 1 में आंसर ये आया। आगे चलते हैं। अब जैसे ही ये अनइक्वल टू आए, इसके साथ हम क्या लिखेंगे, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इट इज नॉट आ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, दोनों साइड्स बराबर आ जाते हैं। पहले केस में हमने ये सीखा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, केस नंबर 2 यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है, ब्लैक से। केस नंबर 2 आप लिखेंगे, फिर से हमारे पास पैथागोरस थ्योरम ये होता है। अब केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पैथागोरस थ्योरम में थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, दोनों साइड्स बराबर नहीं आए थे। अब यहां पर क्या करेंगे, सी को यहां ले जाएंगे और ए को यहां ले आएंगे। तो हमारे पास देखिए क्या बनता है, मैं लिखूंगा यहां पर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बी का स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, मैं बताता हूं क्यों, प्लस सी का स्क्वायर इस तरफ चला गया क्योंकि अल्फाबेटिकल वाइज पहले ए फिर बी फिर सी, इस वजह से हमने तरतीब से लिख लिया। यहां तक तमाम बातें क्लियर हो गई।
आगे चलते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, ए की जगह 4 लिख लिया होल का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 का होल का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, सी का स्क्वायर हमारे पास क्या है 8 है, यहाँ पर हमने 8 का होल का स्क्वायर लिख लिया। आगे चलते हैं 4 4 जार 16 इज इक्वल टू 7 7 जार 49 प्लस 8 8 जार 64। हमारे पास टोटल रकम इस फॉर्म में आई। ठीक है, अब देखते हैं 16 इज इक्वल टू 49 प्लस 64 113 आता है। एक दफा कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, यहां पर चेक करें, हमारे पास क्या है 49 प्लस 64, ये हमारे पास 113 आता है। अब यहां पर हमने क्या लिखा है कि 69 बराबर है 113, नहीं, हम क्या करेंगे यहां पर अनइक्वल टू, क्या मतलब हुआ कि 16 जो है बराबर नहीं है 113 के। अब दो वैल्यूज हमारे पास अनइक्वल टू के आए। ठीक है, अगर इक्वल टू दोनों साइड्स आते तो हम क्या कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन नंबर 4 में सीखा। अब यहां पर दोनों साइड्स हमारे पास क्या आए, केस नंबर 2 में हमने देखा, केस नंबर 1 में दोनों साइड्स हमारे पास अनइक्वल टू क्या है। लास्ट हम कर लेते हैं केस नंबर 3 भी एक ट्राई कर लेते हैं, शायद हमारे पास बराबर आ जाए। तो अब केस नंबर 3 में हम केस नंबर 3 का हेडिंग देंगे। फिर से हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया। सी और ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, हमारे पास दोनों साइड्स अनइक्वल टू। अब इस दफा हम क्या करेंगे, बी को यहां, बी की वैल्यू ट्राई करते हैं, सी को वहां ले जाएंगे, बी को हमारे पास ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये किससे बनेगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, बी की जगह 7 की लिख दी। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, उसकी जगह वैल्यू लिख दी। सी हमारे पास क्या है 8, तो उसकी जगह अपनी वैल्यू लिख दी। तमाम की तमाम वैल्यूज लिखते हमने। 7 7 जार 49 इज इक्वल टू 4 4 जार 16 प्लस 8 8 जार 64, हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक है, 8 8 जार क्या होता है 64, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करके ली। अब इन दोनों को आपस में जमा कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 64 में 16 ऐड कर दे, 16 प्लस 64, हमारे पास वैल्यू क्या आई 80 आई। यहां पर देखें फिर से 49 इज इक्वल टू 80, क्या 49 80 के बराबर होता है, नहीं, तो हम क्या करेंगे अनइक्वल टू का निशान लगा देंगे कि हमने तीनों साइड्स ट्राई किए। केस नंबर 1 में हमने सी रखा, केस नंबर 2 में हमने ए रखा और केस नंबर 3 में हमने बी रखा। तीनों साइड्स अनइक्वल टू आए। अगर हमने इस सवाल में क्या सीखा कि अगर तीनों साइड्स अनइक्वल टू आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इट इज एन एक्यूट एंगल। ठीक है, ये हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। अगर दोनों साइड्स बराबर आ जाए तो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर दोनों साइड्स बराबर नहीं आए तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है। ये बातें हमने सीख ली और प्रूफ भी कर ली। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ और हमारे पास ये वाला एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ।